एक एआई जो लोगों की यादें कंट्रोल करता है, एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट को बेनकाब कर सकती है, और एक लड़की जो सच के जितना करीब जाती है, सिस्टम उतना ही उसे मारने की कोशिश करता है। साइलो सीजन 3 एपिसोड 3 सिर्फ एक थ्रिलर एपिसोड नहीं है, बल्कि पूरे साइलो के सिस्टम को एक्सपोज करने वाला एपिसोड है। तो चलिए कहानी के साथ साथ हम समझेंगे कि इस एपिसोड का असल मतलब क्या है, साथ ही ये बुक से कितना अलग है। चलिए शुरू करते हैं। हमें दिखाया गया कि एमी रोज जूलियट को विटामिन्स के नाम पर दवाइयाँ देती जो उसकी यादों को दबा रही थी। जूलियट चुपके से उन्हें थूक देती है। एमी ये बात फौरन कमील को बताती है। पहले तो लगता है कि कमील घबरा जाएगी, क्योंकि अगर जूलियट की यादें वापस आ गईं तो पूरा सिस्टम एक्सपोज हो सकता है। बट कमील का रिएक्शन हैरान करने वाला है। वो चाहती है कि एमी जूलियट को मेडिसिन देती रहे ताकि उसे बिल्कुल भी शक न हो कि इन्हें उसकी सच्चाई पता चल गई है। वहीं जूलियट अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वो कैट से मिलती है और सीधा लूकस के बारे में पूछती है। कैट झूठ बोलती है कि लूकस रिबेलियन के दौरान मर चुका है। वो ये भी बोलती है कि कैनेडी भाग गया और पॉल का आउटसाइडर से कोई कनेक्शन नहीं। मगर जूलियट को उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं होता। वो नोटिस करती है कि कैट बहुत नर्वस है और कुछ छुपा रही है, इसलिए वो समझ जाती है कि कहानी में कुछ और भी है। दूसरी तरफ कमील ये सब देखकर एल्गोरिथम से राय लेती है। कमील का मानना है कि जूलियट की यादें वापस आने देनी चाहिए। उसका लॉजिक सिंपल है, अगर जूलियट को सब याद आ गया तो वो सीधा लूकस और कैनेडी तक पहुंच सकती है और उसके जरिए रेबेलियन के बाकी लोगों को भी पकड़ सकती है। यानी कमील जूलियट को चारा बनाना चाहती है, बट एल्गोरिथम इस प्लान को फौरन रिजेक्ट कर देता है। उसका कहना है कि जूलियट की यादें वापस आना बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए मेमोरी प्रोटोकॉल कंटिन्यू होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया और हालात कंट्रोल से बाहर गए तो सेफगार्ड प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना पड़ सकता है। कमील एल्गोरिथम की बात मान लेती है। इस सीन में पहली बार हमें समझाया जाता है कि कमील और एल्गोरिथम की सोच एक जैसी नहीं है। कमील एक इंसान है, इसलिए वो इस सिचुएशन को एक मौके की तरह देख रही है। उसके हिसाब से अगर जूलियट को रोका न जाए और चुपचाप उसका पीछा किया जाए तो वो खुद लूकस तक पहुंच जाएगी और फिर उसके जरिए पूरे रेबल नेटवर्क का पता लगाया जा सकता है। लेकिन एल्गोरिथम की प्रायोरिटी बिल्कुल अलग है। उसके लिए लूकस को पकड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि सिस्टम पर उसका कंट्रोल एक पल के लिए भी कमजोर न पड़े। अगर जूलियट की यादें पूरी तरह वापस आ गईं, तो वो दोबारा सच की तलाश शुरू कर देगी और एल्गोरिथम ये रिस्क बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहता। यही एआई और इंसान की सोच का सबसे बड़ा फर्क है। एक इंसान कभी कभी बड़ा फायदा पाने के लिए थोड़ा रिस्क लेने को तैयार होता है, बट एल्गोरिथम के लिए सबसे बड़ी जीत कोई फायदा हासिल करना नहीं, बल्कि हर उस पॉसिबिलिटी को पहले ही खत्म कर देना है जो बाद में सिस्टम के लिए खतरा बन सकती है। बुक्स में हर साइलो इंडिपेंडेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट साइलो है साइलो 1, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑपरेटर्स क्रायो स्लीप में रहते हैं और बारी बारी जागकर बाकी साइलोस को मॉनिटर करते हैं। अगर किसी साइलो में रिबेलियन या सीरियस प्रॉब्लम होती है तो फैसले साइलो 1 लेता है। यानी शो के एल्गोरिथम की जगह बुक्स में ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। अगर किसी साइलो में रिबेलियन इतनी बढ़ जाए कि उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो तो साइलो 1 उस साइलो को टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेशन का मतलब सिर्फ लीडर को हटाना नहीं, पूरे साइलो की पॉपुलेशन को खत्म कर देना है। किताबों में रिवील होता है कि अगर टर्मिनेशन का ऑर्डर आ जाए तो वेंटिलेशन के जरिए डेडली नैनो टेक्नोलॉजी रिलीज की जा सकती है। ये नैनोबॉट्स कुछ ही वक्त में पूरे साइलो के लोगों को मार देते हैं। यानी बुक्स में इमरजेंसी प्रोटोकॉल का मतलब है इंटायर साइलो वाइप आउट। एपिसोड में पॉल और शेला ऑरला के पेरेंट्स से मिलते हैं। दोनों अपनी बेटी के गायब होने की वजह से बहुत परेशान हैं और उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शेला एक इम्पोर्टेंट बात बताती है। उसके मुताबिक ऑरला का पहले बॉयफ्रेंड था माइक डेविडसन, जो ग्लेंडा का एक्स भी था। इसी वजह से पहले सबको लगा था कि हार्वुड्स फैमिली और ऑरला के बीच जो झगड़ा हुआ शायद वही उसके गायब होने की असली वजह थी। लेकिन फिर शेला एक और बहुत बड़ी इन्फो देती है। वो बताती है कि ऑरला कुछ वक्त से काफी बदल गई थी। जो लड़की पहले हमेशा खुश रहती थी वो अचानक चुप और परेशान रहने लगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सामने आती है कि ऑरला विटामिन डी प्लस फिल्टरेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। यानी उसकी जिम्मेदारी थी विटामिन डी प्लस को फिल्टरेशन सिस्टम तक पहुंचाना। ये सीन बहुत स्मार्ट तरीके से लिखा गया है। शुरुआत में राइटर्स ऑडियंस का ध्यान हार्वुड्स फैमिली और बॉयफ्रेंड वाले एंगल की तरफ ले जाते हैं
ताकि लगे कि ऑर्ला की डिसअपीयरेंस किसी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ऑर्ला का काम साइलो के विटामिन डी प्लस सिस्टम से जुड़ा हुआ था, पूरी मिस्ट्री एक नए डायरेक्शन में चली जाती है। साथ ही एपिसोड ये भी बताता है कि गायब होने से पहले ऑर्ला का बिहेवियर अचानक बदल गया था। वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं थी। थ्रिलर स्टोरीज में अक्सर ऐसा तब होता है जब किसी कैरेक्टर को कुछ ऐसा सीक्रेट पता चल जाए जो उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए था। हो सकता है ऑर्ला ने भी विटामिन डी प्लस के बारे में कोई ऐसा सच जान लिया हो जो पूरे साइलो के कंट्रोल सिस्टम को एक्सपोज कर सकता था। अगर ये बात बाहर आ जाती तो लोगों को समझ आ जाता कि उनकी मेमोरीज और बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा है। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी काफी मजबूत लगती है कि ऑर्ला का गायब होना कोई नॉर्मल हादसा या फैमिली डिस्प्यूट नहीं, बल्कि सिस्टम की प्लानिंग का हिस्सा हो। शायद उसे किडनैप किया गया हो या फिर हमेशा के लिए चुप करा दिया गया हो। इसके बाद जूलियट रॉबर्ट से मिलने जाती है। उसका मकसद सिर्फ एक है, लूकस का पता लगाना। जूलियट को पता है कि रिबेलियन से पहले रॉबर्ट और लूकस एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उसे लगता है कि शायद रॉबर्ट के पास लूकस की लोकेशन या उसके प्लान के बारे में कोई इन्फो हो। रॉबर्ट जैसे ही जूलियट को देखता है वो घबरा जाता है, क्योंकि उसका बेटा एंथनी भी वहाँ मौजूद होता है। इसकी वजह यह है कि जूलियट ने उसे बंदी बनाया था। एंथनी अभी तक उस दिन का ट्रॉमा भूल नहीं पाया। बातचीत के दौरान जूलियट उससे माफी मांगती है, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज है, क्योंकि मेमोरी सप्रेशन की वजह से उसे उस हादसे की पूरी डिटेल्स याद नहीं। रॉबर्ट साफ कह देता है कि उसे लूकस के बारे में कुछ नहीं पता और रिबेलियन के बाद वो कहाँ गया उसे वो भी जानकारी नहीं। जूलियट के जाने के बाद रॉबर्ट एंथनी को अपने ऑफिस ले जाता है ताकि जूलियट उससे मिल न सके। कमील भी वहाँ पहुँच जाती है। दोनों एंथनी के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट चाहता है कि एंथनी अपने पेरेंट्स की यादों के साथ बड़ा हो, मगर कमील बिल्कुल उल्टा कहती है। उसका मानना है एंथनी को धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को भूल जाना चाहिए। अगर उसकी यादें जिंदा रहेंगी तो वो हमेशा साइलो से इमोशनली जुड़ा रहेगा और मौका मिलते ही उन्हें ढूंढने या उनके पास जाने की कोशिश करेगा। कमील के हिसाब से एंथनी का सिस्टम के अंदर सरवाइव करना ज्यादा जरूरी है, चाहे इसके लिए उसे अपना पास्ट ही क्यों न भूलना पड़े। ये कॉन्वर्सेशन सीजन 3 एपिसोड 3 की सबसे डिस्टर्बिंग बातों में से एक है। एक तरफ लगता है कि कमील एंथनी की सेफ्टी की बात कर रही है, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एंथनी की पहचान को ही बदलने की बात कर रही है। एक बच्चे की सबसे बड़ी पहचान उसके माँ बाप होते हैं। अगर उसे वही याद न रहे तो वो धीरे धीरे एक नया इंसान बन जाएगा। यहाँ शो एक बहुत इम्पोर्टेंट आइडिया एक्सप्लोर करता है। मेमोरी सिर्फ यादें नहीं होती, मेमोरी ही इंसान की पहचान होती है। इसीलिए एंथनी का सब प्लॉट जूलियट के सब प्लॉट का मिरर है। जूलियट अपनी यादें वापस पा रही है, जबकि एंथनी की यादें जानबूझकर छीनने की बात हो रही है। एक कैरेक्टर सच की तरफ बढ़ रहा है और दूसरे को सच से हमेशा के लिए दूर ले जाया जा रहा है। वहीं कैट से बात करने के बाद जूलियट को पूरा यकीन हो जाता है कि लूकस जिंदा है और कहीं न कहीं डाउन डीप में छुपा हुआ है। इसी उम्मीद में वो दोबारा माइंस की तरफ निकल पड़ती है उसे ढूंढने। दूसरी तरफ कमील भी जूलियट की हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है। जूलियट को बार बार डाउन डीप जाते देख उसे शक होता है कि लूकस शायद माइंस में ही छुपा है और जूलियट उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। कमील ये बात एल्गोरिथम को बताती है। एल्गोरिथम फौरन वार्निंग देता है कि अगर लूकस वाकई माइंस में है और जूलियट उससे मिल गई तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल सकती है। इससे सेफगार्ड प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना पड़ सकता है। कमील फिर एक बहुत खतरनाक फैसला लेती है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है कि माइंस में चूहों की प्रॉब्लम बढ़ गई है। उन्हें खत्म करने के लिए जहरीली गैस छोड़ी जाएगी, लेकिन असल में ये ऑपरेशन रैट्स के लिए नहीं, लूकस को बाहर निकालने के लिए है। गैस पूरी माइन में फैल जाती है। कई माइनर्स इसके चपेट में आ जाते हैं। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं और कुछ सांस लेने के लिए तड़पने लगते हैं। ये देखते ही जूलियट अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए माइंस के अंदर घुस जाती है। वो एक माइनर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सरवाइव करने के चक्कर में वही माइनर जूलियट का गैस मास्क छीन लेता है और बाहर भाग जाता है। अब जूलियट खुद जहरीली गैस के बीच फंस जाती है। उसकी सांस रुकने लगती है और वो बेहोश होने लगती है। जब लगता है कि जूलियट बच नहीं पाएगी, अचानक लूकस सामने आता है। वो जूलियट की जान बचा लेता है। इसी पल से कंफर्म हो जाता है कि लूकस वाकई जिंदा है। ये पूरा सीक्वेंस दो अलग फिलॉसफीज का क्लैश दिखाता है। एक तरफ जूलियट है, दूसरी तरफ एल्गोरिथम। जूलियट के लिए हर इंसान की जान इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो अपनी जान रिस्क में डालकर भी माइनर को बचाने जाती है, जबकि एल्गोरिथम के लिए लोग सिर्फ नंबर्स हैं। उसके लिए मिशन कामयाब होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसी वजह से वो बिना हेजिटेशन के जहरीली गैस यूज करने की इजाजत दे देता है। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने लायक है, माइनर जिसकी जूलियट जान बचाती है वही उसका गैस मास्क चुरा लेता है। पहली नजर में वो सेल्फिश लगता है, लेकिन राइटर्स यहाँ दिखाना चाहते हैं कि एक्सट्रीम सर्वाइवल हालातों में इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है। हम कह सकते हैं साइलो का सिस्टम लोगों को इतना डेस्परेट बना देता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान भी खतरे में डाल देते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट लूकस का एंड में आना है। पूरा ऑपरेशन लूकस को पकड़ने के लिए चलाया गया था, उसी ऑपरेशन की वजह से उसे बाहर आना पड़ता है, यानी कमील की स्ट्रैटेजी उल्टा उसके ही खिलाफ चली जाती है। अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स में जूलियट लूकस को डीप डाउन में जाकर या क्लू फॉलो करके नहीं ढूंढती। रिबेलियन के बाद दोनों की राहें अलग जरूर हो जाती हैं, लेकिन जूलियट की कहानी उसके सर्वाइवल और साइलो के सीक्रेट्स को समझने पर फोकस करती है, जबकि लूकस बर्नार्ड के साथ रहते हुए धीरे धीरे साइलो के बड़े राज जानने लगता है। दोनों की कहानी अलग अलग ट्रैक पर आगे बढ़ती है और बाद में हालात की वजह से ये दोबारा मिलते हैं। यानी शो की तरह जूलियट का लूकस को ढूंढना, माइंस में सर्च ऑपरेशन, जहरीली गैस और लूकस का ड्रामेटिक रेस्क्यू किताबों में नहीं होता। ये पूरा सीक्वेंस शो का ओरिजिनल क्रिएशन है। माइंड में जहरीली गैस से बचने के बाद जूलियट को रिकवरी रूम में ले जाया जाता है। वो बेहोश होती है और उसकी हालत काफी सीरियस होती है। एमी उसकी देखभाल कर रही होती है और पहले की तरह उसे मेमोरी सप्रेशन मेडिसिन देने की तैयारी करती है। अब तक सिस्टम का प्लान सिर्फ इतना था कि जूलियट की यादें दोबारा दबा दी जाएं, ताकि वो फिर से नॉर्मल सिटीजन बन जाए। बट इसी वक्त कमील एल्गोरिथम से बात करती है। एल्गोरिथम हालात का एनालिसिस करता है और एक नया कंक्लूजन निकालता है। उसके हिसाब से जूलियट अब सिर्फ मेमोरी लॉस का केस नहीं रही, वो बार बार दवाइयां लेना बंद कर रही है, सिस्टम के झूठ पर शक कर रही है, लूकस को ढूंढ रही है और हर बार सच के और करीब पहुंच जाती है। एल्गोरिथम कहता है कि अगर जूलियट को फिर से जिंदा छोड़ दिया गया तो वो दोबारा वही सब करेगी। इसलिए एक शॉकिंग सजेशन आता है, मेमोरी इरेज करने की जगह जूलियट का हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया जाए। कमील ये सुनकर फौरन हाँ नहीं कहती, वो कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर अब भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। तब एल्गोरिथम उसे एक पुरानी बात याद दिलाता है। वो हॉस्टेज इंसिडेंट का जिक्र करता है और कमील को याद दिलाता है कि जूलियट पहले भी सिस्टम के लिए कितनी खतरनाक साबित हो चुकी है। बेसिकली एल्गोरिथम उसे ये एहसास दिलाता है कि अगर उसने इस बार भी जूलियट को छोड़ दिया तो अगली बार और भी ज्यादा लोग मर सकते हैं। आखिरकार कमील इमोशनल दबाव में आ जाती है और मान लेती है कि जूलियट सिस्टम के लिए एक परमानेंट खतरा बन चुकी है। ये सिर्फ एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर वाला सीन नहीं है, ये दिखाता है कि एल्गोरिथम फैसले कैसे लेता है और लोगों से अपनी बात कैसे मनवाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एल्गोरिथम कमील को कोई नया सबूत नहीं देता, वो कोई नई रिपोर्ट या प्रूफ नहीं देता, उसकी जगह वो कमील को उसका पास्ट याद दिलाता है। यानी एल्गोरिथम लॉजिकली डिबेट नहीं करता, वो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है। उसे पता है कि कमील के लिए सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर क्या है, इसलिए वो उसके गिल्ट और फियर का इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक एक्सपीरियंस मैनिपुलेटर किसी इंसान को उसकी सबसे दर्द भरी मेमोरी याद दिलाकर उसे अपने हिसाब से फैसले लेने पर मजबूर कर दे। एक और इम्पोर्टेंट बात, कमील शुरुआत में जूलियट को मारना नहीं चाहती थी। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अब भी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है। एल्गोरिथम के प्रेशर के बाद उसका फैसला बदल जाता है। यानी फिलहाल डिसीजन टेक्निकली कमील का है, लेकिन उस फैसले को शेप एल्गोरिथम लेता है। किताबों में जूलियट को मारने का फैसला कोई एआई नहीं लेता, इसके बजाय बर्नार्ड और साइलो 1 के एडमिनिस्ट्रेटर्स उसे एक खतरा मानते हैं। पहले बर्नार्ड उसे क्लिनिक के लिए बाहर भेजकर उसकी मौत का प्लान बनाता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि बाहर की जहरीली हवा उसे मार देगी। बट जूलियट बच जाती है और साइलो 17 पहुंच जाती है। बाद में जब वो दोबारा साइलो 18 लौटकर रिबेलियन को लीड करती है, तब बर्नार्ड और साइलो 1 के ऑपरेटर्स उसे रोकने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाते हैं। अगर सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो साइलो 1 के पास पूरे साइलो को टर्मिनेट करने का भी इमरजेंसी ऑप्शन होता है। मुझे लगता है शो ने मेमोरी सप्रेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए ऐड किया ताकि बुक्स वाले एक्सट्रीम इमरजेंसी प्रोटोकॉल तक बात ही ना पहुंच पाए। यानी पहले लोगों की यादें मिटा दो, उनकी क्यूरियोसिटी खत्म कर दो और रिबेलियन को जन्म लेने से पहले ही दबा दो। हालांकि शो ने अभी तक इस कनेक्शन को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, इसलिए फिलहाल इसे एक थ्योरी ही माना जाएगा। चलिए फ्लैशबैक में आते हैं। डैनियल और हेलन अब भी बॉम्बिंग मिशन की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। बॉम्बिंग मिशन के वक्त मॉडर्न इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज नहीं हुआ था, उसकी जगह पुराना एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया गया था।
ये इन्फो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनालॉग कम्युनिकेशन को आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता था। अगर किसी ने उस वक्त पायलट और कमांड सेंटर की बातचीत रिकॉर्ड की हो तो उस रिकॉर्डिंग में पूरे ऑपरेशन की असली सच्चाई हो सकती है। इसी लीड को फॉलो करते हुए डैनियल और हेलेन स्टीव तक पहुंचते हैं। स्टीव बताता है कि उसके पास उस दिन की कम्युनिकेशन रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग डैनियल और हेलेन को दे देता है। अब इनके पास पहली बार ऐसा सबूत आ जाता है जो सिर्फ अफवाह या थेरीज नहीं बल्कि असली प्रूफ हो सकता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब डैनियल और हेलेन दोबारा स्टीव के घर पहुंचते हैं तो सब कुछ बदल चुका होता है। घर पूरी तरह उल्टा पुल्टा पड़ा होता है। साफ लगता है कि यहाँ किसी ने जबरदस्ती तलाशी ली है। स्टीव कहीं नजर नहीं आता, न उसकी कोई लाश मिलती है, न ही उसका कोई पता चलता है। यानी जिस इंसान के पास सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस था वो अचानक गायब हो चुका है। ये सीन सिर्फ एक मिसिंग पर्सन मिस्ट्री क्रिएट नहीं करता, ये दिखाता है कि सिस्टम हमेशा एविडेंस से पहले एविडेंस रखने वाले इंसान तक पहुंचता है। सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग मिलती है। जब हमें लगता है कि अब सच सामने आएगा तब स्टीव को ही गायब कर दिया जाता है। इससे टेंशन और बढ़ जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, एपिसोड ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि स्टीव को किसने उठाया, लेकिन जिस तरह उसका घर बिखरा हुआ दिखाया गया उससे लगता है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप उस रिकॉर्डिंग के पीछे था। यानी किसी को पता चल गया था कि स्टीव के पास अहम सबूत है। बॉम्बिंग मिशन में एनालॉग कम्युनिकेशन का यूज भी शक के घेरे में है। नॉर्मली मिलिट्री ऑपरेशंस सिक्योर एन्क्रिप्टेड चैनल यूज करते हैं। अगर इतने सेंसिटिव मिशन में पुराना एनालॉग सिस्टम यूज हुआ तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये एक टेक्निकल मजबूरी थी या फिर किसी वजह से ऐसा कम्युनिकेशन चूज किया गया जिसे बाद में मैनिपुलेट या कंट्रोल किया जा सके। शो अभी इसका फाइनल जवाब नहीं देता, लेकिन हमारे सामने ये सवाल जरूर छोड़ देता है। यानी सच सिर्फ छुपाया नहीं जा रहा, उसके हर निशान को भी मिटाया जा रहा है। ये प्रेजेंट टाइमलाइन से भी परफेक्टली कनेक्ट होता है। प्रेजेंट में जूलियट सच के करीब पहुंच रही है, इसलिए सिस्टम उसकी यादें मिटाना चाहता है। पास्ट में स्टीव के पास सच का प्रूफ था, इसलिए स्टीव ही गायब हो गया। यानी दो टाइमलाइंस एक ही पैटर्न फॉलो करती हैं। जब भी कोई इंसान सिस्टम के झूठ को एक्सपोज करने के करीब पहुंचता है, सिस्टम उस इंसान को ही खत्म या गायब करने की कोशिश करता है। अगर बुक्स की बात करें तो बुक में साइलो प्रोजेक्ट की हिस्ट्री डैनियल और हेलेन की इन्वेस्टिगेशन के जरिए रिवील नहीं होती। इसकी जगह स्टोरी का फोकस डोनाल्ड कीन पर रहता है, जो एक कांग्रेसमैन है और अनजाने में साइलो प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ और प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है, तो वो इसे रोकने की कोशिश करता है। इस दौरान उसकी साइंटिस्ट बहन एना नैनो टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट के साइंटिफिक पहलू को समझने में अहम रोल निभाती है, जबकि थर्मन पूरे साइलो प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड होता है। साथ ही साइलो 1 के ऑपरेटर्स इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर और कंट्रोल करते रहते हैं। यानी बुक्स में डैनियल बॉम्बिंग मिशन की रिकॉर्डिंग ढूंढने, स्टीव से मिलने या कॉन्स्पिरेसी इन्वेस्टिगेट करने वाली स्टोरी लाइन नहीं है। इसकी जगह डोनाल्ड धीरे धीरे साइलो प्रोजेक्ट की सच्चाई जानकर उसके खिलाफ खड़ा होता है और वही रीडर्स को इस कॉन्स्पिरेसी की असली तस्वीर दिखाता है। मुझे लगता है शो ने डोनाल्ड के कुछ नैरेटिव फंक्शंस डैनियल को दे दिए हैं। यानी जो काम बुक्स में डोनाल्ड धीरे धीरे साइलो प्रोजेक्ट की सच्चाई जानकर करता है, शो उसी रोल को डैनियल के जरिए एक्सप्लोर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डैनियल सिर्फ डोनाल्ड का नाम बदला हुआ वर्जन नहीं है, उसकी अपनी अलग स्टोरी लाइन और नए सीन्स भी हैं। इसलिए इसे डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं कहा जा सकता। और वैसे भी हो सकता है कि ये सब आने वाले एपिसोड्स में पता चले। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं।